शीला फोम के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी शादियों के सीज़न में होम सेगमेंट की कैसी डिमांड है और अगले 2 साल के लिए कैपेक्स प्लान उनका क्या है, कच्चे माल की कीमतों से मार्जिन पर कितना असर पड़ा है और आगे बिजनेस आउटलुक कैसा है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट से जुड़े उससे पहले बताते हैं कि कंपनी आखिर किस कारोबार में है, करती क्या है। 1971 में कंपनी की शुरुआत हुई है। पॉलीयुरेथेन फोम बनाने वाली दिग्गज कंपनी है। स्लीपवेल, फेदर फोम और यहाँ पर लेमीफ्लेक्स कंपनी के ब्रांड भारत में मशहूर हैं। भारत में लगभग 10, ऑस्ट्रेलिया में 3, स्पेन में 1 प्लांट है। और भारतीय मैट्रेस सेगमेंट की बात करें तो करीब 23% मार्केट शेयर इनके पास है और ऑस्ट्रेलियाई बाजार में करीब 40% मार्केट शेयर है कंपनी का और 5000 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव रिटेल डीलर्स भी हैं कंपनी के बेड़े में शामिल। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं मैनेजमेंट से। हमारे साथ जुड़ गए हैं राहुल गौतम, सीएमडी शीला फोम। राहुल नमस्कार सर, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहेंगे कि रिसर्च एनालिस्ट के साथ जो हाल ही में मीट हुई थी उसमें ये कहा गया था कि डिमांड रिकवरी होम केयर सेगमेंट में थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब की बार का जो शादी ब्याह का जो सीज़न है वो तो मेगा और बम्पर सीज़न साबित हो रहा है। लगभग कुछ 40-50 दिन का ऐसा मुहूर्त है जहाँ पर हम 32 से 40 लाख शादियाँ होती हुई देख रहे हैं। तो अगर मैं इस सीज़न के लिहाज समझना चाहूँ तो डिमांड में किसी भी तरह का रिवाइवल आप देख रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो जब इन्वेस्टर मीट हुई थी तो उस समय शादी का सीजन शुरू नहीं हुआ था और अब जब से शुरू हुआ है तो उसके बाद में डिमांड बहुत अच्छी तरह से पिकअप करी है और शादी के टाइम में तो अच्छा होता ही होता है। और ये जैसे आपने कहा कि भी अच्छी बात है कि इस बार 40 दिन का साया है। सो वी लुक फॉरवर्ड टू अ गुड सीजन दिस टाइम। डिमांड में कितनी ग्रोथ, अगर आंकड़ों के लिहाज से राहुल जी आप कुछ हमारे साथ साझा कर सके? तो देखिए, ये इसका कंपैरिजन अगर पिछले साल से करेंगे तो करीब करीब बराबर बराबर सही पड़ता है। और क्योंकि पिछले 2 साल के अंदर में इतना डिसरप्शन रहा है कोरोना की वजह से, दैट कोई ऐसा बेंचमार्क या कंपैरिजन करना ठीक नहीं है। बट आई थिंक जिस तरह से जैसे होनी चाहिए डिमांड, जो हमने हमने सोचा था उसी हिसाब से डिमांड है। यही यही मैं कहूंगा इस समय। राहुल जी, अगर मैं यहाँ पर रेवेन्यू और आय के लिहाज से समझना चाहूँ, टेक्निकल फोम सेगमेंट को लेकर किस तरह की परफॉर्मेंस सामने आती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही जो वंदे भारत ट्रेन्स को लेके जो सप्लाई का अप्रूवल मिला है उसमें रेवेन्यूज़ के इजाफे होने में कितनी सहायता होगी, कितना इम्पैक्ट होगा? तो टेक्निकल फोम्स हमारे वो कैटेगरी हमारी कहलाती है जो कि नॉर्मल कुशनिंग का प्रोसेस या नीड रिक्वायरमेंट जहां पर होती है उससे अलग। और वो सेगमेंट बहुत ही बिखरा हुआ है, फ्रेगमेंटेड है। जो डोमिनेट करता है वो तो ऑटोमोबाइल सेक्टर करता है और पिछले दिनों से ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा कर रहा है। तो वो हिस्सा टेक्निकल फोम्स का बिल्कुल अच्छा कर रहा है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पर फॉर एग्जांपल शू इंडस्ट्री जो है वहां पर मतलब उतना अच्छा नहीं है। और क्यों नहीं है ये हमें भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बट कंपेयर टू जो होना चाहिए बिल्कुल नहीं है। जो आपने वंदे भारत की बात करी, बिल्कुल अप्रूवल मिल गया है। ट्रायल्स ऑलरेडी हो चुके हैं नॉर्मल कोचेज और उनमें हम ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं। और जो स्पेशल नीड्स वंदे भारत की होंगी वो भी हम अपने कुशनिंग मटेरियल में इम्पार्ट करके और उनकी टेस्टिंग और वो सब चीजें पूरी हो गई हैं। ये टोटली डिपेंड करेगा कि वंदे भारत किस लेवल पे और किस स्पीड के साथ ग्रो कर सकती है। मेरा ये मानना है कि अगले साल में इसका टोटल वॉल्यूम या टोटल टॉप लाइन पे इम्पैक्ट करीब 400 साढ़े 400 करोड़ रुपए का होना चाहिए। राहुल जी, यूरोपियन बाज़ारों की बात करते हैं। किस तरह से एक्सपोर्ट की दशा और दिशा आपको दिखाई दे रही है? अगर पिछले क्वार्टर से मैं कंपेयर कर सकूं, किस तरह से आप बिक्री में मार को झेल रहे हैं और क्या वाकई किसी भी तरह की मार महसूस हो रही है? सो जो आपने पहले एक्सपोर्ट की बात करी, एक्सपोर्ट की रियल अपॉर्चुनिटी जो हम लोगों के लिए सामने आई थी वो कोविड के इमिडिएटली उसके दौरान या उसके इमिडिएटली बाद आई थी। जब चाइना जो सप्लाई करता था यूएस को,
उनकी सप्लाई चेन बिगड़ गई या उनके साथ में जो भी सेंटिमेंट्स हैं वो खराब हो गए, तब उन्होंने दूसरे और कंट्रीज को देखना शुरू किया और इंडिया उसमें से एक था। जो डिमांड आई वो एकदम इतनी जोर से आई कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सप्लाई चेन थी, शिपिंग थी यहाँ से, वो सब चीजें उस पर कोप अप नहीं कर पाई। और फिर उसमें दो चीजें और जुड़ गई। एक तो यह है कि कॉस्ट ऑफ शिपिंग बहुत इंक्रीज हो गई, वो ग्लोबली इंक्रीज हो गई, और थोड़ा बहुत रिसेशन भी यूएस में हुआ। बट ये दोनों चीजें अब कम हो रही हैं, रिसेशन भी कम होता जा रहा है यूएस में, और जो जो शिपिंग कॉस्ट है वो अंडर कंट्रोल बिल्कुल होती जा रही है। तो दोनों को रखते हुए पिछले एक महीने में मैं ये कहूंगा कि दोबारा इसमें एक्टिविटी शुरू हो गई है, और लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा सेगमेंट बन सकेगा हमारे लिए भी और देश के लिए भी। चलिए, तो हम ये कह सकते हैं सेफली के 2 से 3 क्वार्टर में, आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में किसी भी तरह की रोकथाम या गतिविधि में ढीलापन आप या धीमापन नहीं देख रहे हैं। जी, ऑलराइट, बिल्कुल आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल सही, जी, आगे बिल्कुल बढ़ते सही हैं। कहा आपने जी। रॉ मटेरियल प्राइसेस की मैं बात करती हूँ। यहाँ पर टीडीआई पॉलियोल की कीमतों में किसी भी तरह की नरमी आपको लगता है, और क्या आने वाले वक्त में किसी भी तरह की प्राइस में कमी आपके वॉल्यूम्स को इम्प्रूव और करेगी? किस तरह का इम्पैक्ट आप मार्जिन्स पर इसी के चलते पड़ता हुआ देख रहे हैं? सो रॉ मटेरियल के प्राइसेस बिल्कुल थोड़े मंदे हो रहे हैं, और ग्लोबली थोड़ा बहुत रिसेशन है, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल प्राइसेस पे है। हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो इस तरह से डिवाइडेड हैं कि मेजॉरिटी तो मैट्रेस सेगमेंट है। मैट्रेस सेगमेंट में न प्राइस इतने तेजी से बढ़ते हैं और न इतनी तेजी से कम होते हैं। उनको हर समय थोड़ा ऐसे मेजर करके करा जाता है कि एक लॉन्गर पीरियड के हिसाब से देखा जाता है, और अगर बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में नए प्रोडक्ट्स विद बेटर वैल्यू सिस्टम हम बिल्कुल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अभी तो उसमें एक स्टेबिलिटी है। जो बाकी सेगमेंट्स हैं, जो बी टू बी है, ऑटोमोबाइल है, या कल को रेलवेज है, इन सब चीजों में तो रॉ मटेरियल के साथ में ही प्राइस जुड़े हुए होते हैं, और रॉ मटेरियल के प्राइस जैसे बढ़ेंगे या घटेंगे तो उनका हमारा सेलिंग प्राइस या हमारी जो ऑफरिंग है वो भी उसके हिसाब से होती रहेगी। आने वाले टाइम में दोनों दोनों एस्पेक्ट्स होंगे। एक तो बेसिक रॉ मटेरियल कम होगा तो सेलिंग प्राइस कम होगा, तो टॉप लाइन थोड़ी कम होगी, और दूसरा जो मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल मार्जिन्स में इम्प्रूवमेंट होगा, बिकॉज जिस समय प्राइस गिरता है तो 100% पास ऑन कर दिया जाए, न इंक्रीज में होता है न डिक्रीज में होता है, तो डिक्रीज में जो भी एडवांटेज होगा मार्जिन का वो कंपनी को जरूर मिलेगा। बहुत बढ़िया। मुझे ये बताएं, करंट कैपेक्स स्टेटस के बारे में आप कोई जानकारी दे सकते हैं? साथ ही कैपेक्स प्लान अगले 2 साल के लिए अगर कोई निर्धारित है तो कृपया हमारे साथ शेयर करें। जी, हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगती हैं जहाँ कैपेक्स लगता है, उनका डिसीजन कैपेसिटी से नहीं होता है बट लोकेशन से होता है। और इस समय जो एक हमारी सबसे बड़ी एरिया जो खाली है वो सेंट्रल इंडिया है, एंड वहां पर हमने ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस करा हुआ है जिसमें टोटल कैपेक्स विल गो अप टू ऑलमोस्ट 200 करोड़। उसमें डिले जरूर हो गया करीब 8-9 महीने का, बिकॉज उसके लिए ये इसकी नई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वहां पर, और जो उसका स्टील था वो यूक्रेन से आना था, और उसकी वजह से डिले हो गया। बट हम हमारी उम्मीद ये है कि अगले साल के कैलेंडर ईयर के फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर तक हम ये सेकंड क्वार्टर तक हमारा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल चालू हो जाएगा। तो ये तो हमारा कैपेक्स है यहाँ पर जो ऑलरेडी कमिटेड है, और सिर्फ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से थोड़ा डिले हो गया। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी ये एक चीज देखी गई, बहुत ही अनोखी चीज है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह लगती थी जहां पर के मार्केट बिल्कुल मेच्योर्ड है, धीरे धीरे वहां की मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल शिफ्ट कर गई थी कोविड से पहले, और वहां पर जो था उनकी जो बेसिक इंडस्ट्री वो माइनिंग इंडस्ट्री से, उसी से कमाई होती थी, उसी से चीज चलती थी। जब से कोविड खत्म हुआ है, ये बहुत फॉर्चुनेट है कि थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग, वेदर मैट्रेसेस का हो या फर्नीचर का हो, ये वापस कंट्री में आता जा रहा है। और वहां पर जो कि एक स्टेबल मार्केट था, वो मार्केट इस समय इम्प्रूव ही कर रहा है।
ऑलरेडी पिछले साल के कंपैरिजन में करीब 15 से 17% ऊपर है और आने वाले दिनों में भी ऐसा लगता है that this will close at least 20% above. राहुल जी, आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, इस तिमाही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किसी भी तरह का एडिशन किया है विश्व में और कहाँ कहाँ पैर पसारने की आपकी योजना है, कुछ बताएं। मैन्युफैक्चरिंग तो हमारी एक तो इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है और स्पेन में है। स्पेन में हम केटर करते हैं पूरे यूरोपियन मार्केट को। यूरोपियन मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है और उसमें अभी हमारी शुरुआत सिर्फ कोविड से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले शुरू हुई थी, अक्टूबर 2019 में हुई थी। तो अभी हम वहां पर स्टेबलाइज कर रहे हैं। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में है उस डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा स्ट्रक्चर है, करीब 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, 150 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 5000 रिटेल आउटलेट्स हैं, एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट्स हैं। उनमें 550, 600, 700 हर साल ऐड होते हैं और इस साल भी हम उसी क्रम में हैं, उसी लेवल पे हैं और साल खत्म होते होते ये जरूर 5000 से बढ़ के करीब 5,500 तक हो जाएगा इस बार। ये ढेरों शुभकामनाएं आपको आपके आने वाली योजनाओं के लिए। राहुल गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं, विवेक करवा विधि इन्वेस्टमेंट से, जो बताएंगे शिलाफोम में क्या करना चाहिए निवेशकों को। बताएं विवेक, स्वागत है आपका। गुड आफ्टरनून कविता, और काफी एक्सटेंसिव मतलब आपने सवाल जवाब कर लिया है मैनेजमेंट के साथ, तो ज्यादा बोलने को रहा नहीं है मेरे पास। लेकिन हाँ, कंपनी को दिक्कत आ रही थी पिछले क्वार्टर में, इन्होंने करीबन 30% प्रॉफिट कम बताया था, मतलब एक फॉल हुआ था और स्टॉक करीबन 4,000 रुपए चल रहा था, वो नीचे आके 2,600 पे सेटल होके अब रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यूरोप में इश्यूज थे, यूएस में थे, अब जैसे मैनेजमेंट का कहा कि स्टील आना था यूक्रेन से, तो यूक्रेन रशिया वॉर चालू हो गया। कोविड के बाद में अब नॉर्मल सिचुएशन आ रही है और मैं स्टॉक पे ओवरऑल पॉजिटिव हूँ इस फॉल के बाद, क्योंकि इसको मैं कहीं ना कहीं रियल एस्टेट से भी जोड़ता हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट बहुत अच्छा कर रहा है अभी और जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं सारे के सारे इमीडिएटली बिक रहे हैं। तो अपार्ट फ्रॉम B2B, ये जो B2C वाला कंज्यूमर सेगमेंट है, जैसे जैसे रियल एस्टेट पिकअप रहेगा, आई थिंक इनके मैट्रेसेस की डिमांड भी रहने वाली है। तो चाहे वो 2 BHK हो या 3 BHK हो, आपको मैट्रेस तो लेना ही लेना है। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन वाइज हाँ ठीक ठाक है, मतलब ना कॉस्टली है ना फेयर है। और मार्केट कैप अगर आप देखो तो इसके जो एंटरप्राइज वैल्यू है उससे थोड़ा सा नीचे ही चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा वैल्यू बनता है इधर लेने का। मुझे लगता है कि 3,275 रुपया एक टारगेट रह सकता है और 3,475 से लेके 3,500 तक आप इसमें वापस टारगेट देख सकते हो, जैसे ही ये सिचुएशन और नॉर्मल रहती है। तो ओवरऑल पॉजिटिव हूँ, 3,500 के लिए आप इसमें बाई कीजिए। ऑलराइट विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और अपने लेवल्स दर्शकों के साथ शेयर किए।